नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी में अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से लगे होंगे। ठीक, अच्छे ढंग से लगे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को आज रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपके कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है, उसको मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए कि आखिर रसायन शास्त्र है क्या। रसायन शास्त्र किसको कहते हैं? रसायन शास्त्र है क्या? मैं जो जैव प्रक्रम में पढ़ाया था लेक्चर फर्स्ट में, विज्ञान को एकदम बेसिक से बताया था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के कितने शाखा होते हैं, कौन कौन शाखा से किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो उस चीज़ को फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से एकदम वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, देखिए, परिभाषा है आपका। परिभाषा छोड़िए, शुरू से मैं चलता हूँ विज्ञान आखिर क्या है। अभी परिभाषा को रहने देते हैं। देखिए, सुपरिभाषित विज्ञान की परिभाषा क्या है? सुसंगठित एवं सावधानीपूर्वक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कह देते हैं। सुसंगठित और सावधानीपूर्वक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान के प्रमुखतः 3 शाखा होते हैं। विज्ञान के कितने शाखा होते हैं? 3 शाखा होते हैं। कौन कौन? तो भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो देखिए, रसायन विज्ञान आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, तो इसके साथ साथ मैं उस सब दोनों जो भौतिक है और बायो है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आखिर वो क्या है। देखिए, पदार्थों में घटित घटनाओं का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वह भौतिक के अंतर्गत करते हैं। ठीक, भौतिक शास्त्र किसे कहते हैं? तो पदार्थों में घटित, जिस विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक, अब जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। अब रही केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आखिर किसको कहते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं उसको परिभाषा भी लिख दिया हूँ कि रसायनों के यानी कि केमिकल के अध्ययन को, केमिकल के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, यहाँ पर फिर से मैं परिभाषा को यहाँ पर लिखा हूँ तो बता देता हूँ कि रसायनों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहते हैं। रसायनों के अध्ययन यानी कि स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए, अब टॉपिक की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, यह आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री का। आप लोग इस वीडियो को एकदम अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री के इस पहले चैप्टर में आप लोगों को बहुत 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 कुछ आप लोगों को सीखने को मिले, बहुत कुछ बेसिक आप लोग सीखेंगे। ठीक, सीखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या? प्रश्न आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया आखिर किसको कहते हैं? तो देखिए, उसका उत्तर मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। विभिन्न अवस्थाओं, पहले ध्यान से एकदम देखिएगा, मैं समझाऊंगा। विभिन्न अवस्थाओं में जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है और इस निर्मित पदार्थ का गुण मूल यानी कि पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्या कह देते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे में मैं यहाँ पर H2+O2 यानी H2 को प्रदर्शित किया है। ठीक, अब देखिए, पहले फिर से समझिए क्या कह रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं,
अवस्था, पदार्थ की अवस्था की यहाँ बात हो रही है। पदार्थ की कितने अवस्था होते हैं? तो 3 अवस्था होते हैं प्रमुखतः अवस्था 3 होते हैं। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। तो विभिन्न अवस्था में कर रहा है। प्रमुखता कितने? प्रमुखता की बात मैं कर रहा हूँ। तो 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ऐसे तो प्लाज्मा और बीईसी, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। तो सब मिलाकर पदार्थ की अवस्था 5 होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ प्रमुखतः की बात कर रहा हूँ, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं में, यानी कि या तो ठोस अवस्था रहेगा, या तो द्रव अवस्था रहेगा, या तो गैस अवस्था रहेगा। ठीक, विभिन्न अवस्थाओं में जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर, एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगा, ध्यान से एकदम समझिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक, पदार्थ के साथ या स्वयं एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, या तो जो पदार्थ वहाँ रहेगा, या तो वह दूसरे के साथ मिलकर दूसरे पदार्थ का निर्माण करेगा, या तो स्वयं। ठीक, तो मैं 2 वाला अभी बता दे रहा हूँ। एक वाला बताऊंगा कि एक पदार्थ कैसे 2 पदार्थ का निर्माण करता है, वो मैं आगे बताऊंगा, एकदम अंत तक बने रहिएगा। एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, और इस निर्मित पदार्थ, यानी कि यह जो पदार्थ बना, मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। पहले परिभाषा को 1-2 बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को वह दिमाग में बैठ जाए। निर्मित पदार्थ का गुण मूल, यानी कि पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, फिर से समझिए, फिर से समझिए। विभिन्न अवस्थाओं, देखिए यहाँ पर मैं इस परिभाषा को मिटा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि विभिन्न अवस्था, मैं इसी एग्जाम्पल को ऊपर ले रहा हूँ। तो H यानी कि हाइड्रोजन, H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये आणविक रूप में लिखा था। ठीक, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक, ये भी आणविक रूप में है। O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या मिलकर बना जाता है? H2O। तो देखिए यहाँ कितने पदार्थ हैं? यहाँ पर जो पदार्थ हैं, एक है और एक 2 है। ये 2 पदार्थ मिलकर क्या बना दे रहे हैं? एक पदार्थ को निर्माण कर दे रहे हैं। वह पदार्थ क्या है? जल है। क्या है? यह आपका जल है, जल है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? विभिन्न अवस्थाओं में। तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की अवस्था क्या है? हाइड्रोजन आखिर क्या है? आप लोग सुने होंगे कि हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है। एक प्रकार का क्या है? गैस है। तो यहाँ पर इसको स्मॉल जी से सूचित कर दीजिए। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी आप लोग सुने होंगे कि गैस ही है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस ही है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। आप लोग पढ़े हैं ना कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की अवस्था क्या है, हाइड्रोजन की अवस्था क्या है। आप 9th क्लास में जो आपका है एक अवस्था चैप्टर है, उसमें सभी अवस्था को बताया गया है, कौन क्या है कौन क्या है, वो 9th क्लास में आपका। ठीक, कितने अवस्था होते हैं पदार्थ के, सब बताया गया है, 9th क्लास में आपका है। तो देखिए यहाँ पर उसका यूज हो रहा है कि हाइड्रोजन क्या है? तो गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। और यह दोनों मिलकर क्या बना दे रहा है? जल। जल को देखें आप लोग, जल क्या है? द्रव है, एक प्रकार का लिक्विड है वह। द्रव के क्या है? जल द्रव है। तो द्रव के लिए हम लोग एल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लिक्विड। ठीक, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था कि विभिन्न अवस्थाओं में जब कोई पदार्थ एक किसी दूसरे पदार्थ से, मान लीजिए कि पहला पदार्थ यह है, पहला पदार्थ यह है, दूसरा पदार्थ आपका ऑक्सीजन है। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर, अवस्था अभी एक है, मैं विभिन्न अवस्था वाला भी बताऊंगा। अवस्था दोनों का क्या है? अभी एक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी कि यहाँ पर क्या कर रहा है? विभिन्न अवस्थाओं में जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। ये दोनों पदार्थ मिलकर किसका
कितने पदार्थ का निर्माण कर दिया? तो एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, वह पदार्थ आपका जल है। यहाँ तक समझ गए? एक से एक या एक से अधिक, अभी कितना बना रहा है? तो एक, और मैं एग्जाम्पल दूंगा जिसमें एक से अधिक भी बनाएगा। ठीक, और इस निर्मित पदार्थ का गुण मूल यानी कि यह पहले वाला पदार्थ के गुण से मूल यानी कि पहले वाला से पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कैसे भिन्न हो रहा है इसका गुण। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यह है गैस, यह भी गैस है, और दोनों मिलकर किसका निर्माण कर दिया? तो द्रव का निर्माण कर दिया। गुण भिन्न हो गया कि नहीं? गुण बिल्कुल भिन्न हो गया। यह था गैस, यह भी था गैस, और दोनों मिलकर द्रव बना दिया। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं, तो यहाँ पर दो पदार्थ मिला है, एक या एक से अधिक, तो यहाँ पर कितना बनाया है? एक बनाया है, पदार्थ का निर्माण करता है, और इस निर्मित पदार्थ का गुण, जो यह निर्माण हुआ है, इस पदार्थ का गुण मूल यानी कि पहले वाले पदार्थ, ये दोनों पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल भिन्न है कि नहीं? बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वह था गैस और अब हो गया द्रव, बिल्कुल भिन्न है। ठीक, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस जो क्रिया है, यह क्रिया को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं समझाऊंगा इसको, और एग्जाम्पल द्वारा मैं इसको समझाने वाला हूँ। वीडियो को एकदम अंत तक बने रहिएगा, एकदम अंत तक बने रहिएगा। ठीक, एकदम अंत तक बने रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण चैप्टर यह है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। यहाँ पर समझ गए? अब थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा आगे चलता हूँ। देखिए, एक और मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ इस अभिक्रिया में जो आपका है। इतना तो समझ गए, अभी और समझाऊंगा, अभी और आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया, किसी को कह सकते हैं कि कैसे वह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, कैसे वह रासायनिक अभिक्रिया है आपका। तो सिंपल मैं यहाँ पर बताया, और आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम अंत तक बने रहिएगा, मैं अभी आप लोगों को एकदम अच्छी तरीक़ा से बताने वाला हूँ। ठीक, एकदम अच्छी तरीक़ा से। देखिए, अब देखिए, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? अब देखिए, एक और लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका एक है Mg यानी कि मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। यहाँ पर एक और पदार्थ लिया, किसको? ऑक्सीजन को। ये दोनों पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करता है? तो MgO का। ठीक, किसका निर्माण कर देता है? MgO का, MgO का। ठीक, यहाँ पर किसका निर्माण कर दे रहा है? MgO का। अब देखिए, यहाँ पर क्या करा? विभिन्न अवस्थाओं में जब कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, और इस निर्मित पदार्थ के गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए, यह जो आपका है Mg,
यह आपका क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस है, ध्यान से समझिएगा। और यह आपका जो है गैस है, ठीक, क्या है, गैस है। अब जो यह बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह क्या बन जाएगा, एक मिला आपका ठोस और एक मिला गैस, तो यह आपका हो जाएगा क्या, तो यह आपका हो जाएगा ठोस यानी कि सॉलिड। तो समझ गए, यह था सॉलिड और यह था गैस, और एक गैस और एक सॉलिड मिलकर यहाँ पर बना दिया क्या, ठोस, ठोस बना दिया। तो पदार्थ के गुण में परिवर्तन हुआ ना, एक था ठोस और एक था गैस, दोनों मिलकर बना दिया ठोस, पदार्थ के गुण में परिवर्तन हुआ। यानी कि फिर से समझिए इसको, विभिन्न अवस्थाओं में जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, यहाँ पर तुम दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, मैं और बताऊंगा जिसमें एक से अधिक का निर्माण करता है, और इस निर्मित पदार्थ के गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यह आपका ठोस है और यह आपका गैस है, दोनों मिलाकर क्या बना दिया, ठोस बना दिया। तो इसका गुण बिल्कुल भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, विभिन्न अवस्था में है ना, विभिन्न अवस्था में है, ये ठोस है यह गैस है, और दोनों मिलाकर बना दिया ठोस, तो यह गुणों में परिवर्तन हो गया, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इतना समझ गए आप लोग, और मैं आगे समझाऊंगा, तब तक के लिए मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक और परिभाषा लिया हूँ, अभिकारक। अभिकारक वैसा पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए मान लिया जाए कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया था H2 + O2, क्या बनाया था, H2O बनाया था, ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, ये दोनों भाग ले रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यदि यह दोनों नहीं रहता तो यह कहाँ से बनता, नहीं बनता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भाग ले रहा है, एकदम भाग ले रहा है, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा अभिकारक, यह आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक। क्या हो जाएगा आपका, अभिकारक, ठीक। और देखिए एक और शर्त है कि अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह, यहाँ पर तीर चिन्ह आपको दिख रहा है ना, अभिक्रिया में किसी को अभिक्रिया आप कराइए तो उसको उसमें तीर चिन्ह शामिल होता है, ठीक। तो जो अभिकारक होता है वह तीर चिन्ह के जस्ट दाईं ओर होता है, ठीक, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर होता है, गलती होगी मुझसे, कौन ओर होता है, बाईं ओर होता है, ठीक। तीर चिन्ह से जस्ट बाईं ओर होता है कौन, अभिकारक, और दाईं ओर कौन होता है, प्रतिफल। प्रतिफल भी मैं बताऊंगा क्या कि यह प्रतिफल है क्या, जो यहाँ अभिकारक है, अभिकारक क्या बनाता है, प्रतिफल बनाता है। देखिए फिर से देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। तो भाग यहाँ पर कौन कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान से समझिएगा, और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान से देखिए H2 जो आपका है और O2, यह क्या है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यह एक प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक, अभिक्रिया है, इसमें भाग ले रहा है कौन कौन, H2 और O2। तो यह क्या हो जाएगा, अभिकारक, क्या हो जाएगा, अभिकारक, ठीक, अभिकारक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएजेंट, रिएजेंट, यह क्या है, रिएजेंट, ठीक। अब देखिए और यह क्या बन गया, अभिकारक के फलस्वरूप यह हो जाता है प्रतिफल। प्रतिफल मैं आगे बताऊंगा, पहले अभिकारक आप लोग समझ जाइए।
जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक जो है, एक शर्त है कि अभिकारक जो है, यह तीर चिन्ह आपको दिख रहा है, तीर चिन्ह इसके जस्ट कहाँ होता है, बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। ठीक, अभिकारक तीर चिन्ह के हमेशा बाईं ओर होता है। ये आपका अभिकारक है कि यह आपका तीर चिन्ह है, तीर का उधर की ओर दिशा है परंतु बाईं ओर इधर, यानी कि जस्ट इसके पीछे होता है, इस नोक के पीछे होता है, यानी कि इसका किधर दिशा है, उधर, परंतु अभिकारक इधर होता है। और आगे क्या होता है, आगे होता है आपका प्रतिफल। ठीक, उसको मैं आगे बताऊंगा। फिर से एक बार समझिए कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर रखते हैं। जो आपका यह है, इसमें अभिक्रिया में भाग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और यह जो है तीर चिन्ह के बाईं ओर रहता है, किस ओर, बाईं ओर रहता है। ठीक, ये आपका पक्ष से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, दायां पक्ष आपका हो गया दायां पक्ष या दाईं ओर, और ये आपका हो गया बायां पक्ष। ध्यान से समझिए फिर से। तो यह क्या हो गया, दायां पक्ष, और यह हो गया बायां पक्ष। तो यह तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के यह दायां पक्ष है और यह बायां पक्ष। तो तीर चिन्ह के बायां पक्ष में कौन रहता है, अभिकारक रहता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको। तीर चिन्ह के बायां पक्ष क्या रहता है, अभिकारक रहता है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अब चलता हूँ कि आखिर प्रतिफल है क्या। जो मैं प्रतिफल आपको कहा वह प्रतिफल है क्या। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए, अब आगे देखिए, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ। अभिकारक हो गया आपका। मैं एकदम एग्जाम्पल के थ्रू आपको सटीक समझाऊंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए, प्रतिफल, ये आपका क्या है, प्रतिफल। प्रतिफल आखिर किसको कहते हैं। ठीक, प्रतिफल आखिर आप क्या है, तो देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त, क्या प्राप्त पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक, इसे एक और नाम द्वारा सूचित किया जाता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रतिफल को आप लोग क्या कह सकते हैं, उत्पाद भी कह सकते हैं, उत्पाद। ठीक, यहाँ पर प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। ठीक, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल की ओर चलिए। ये आपका देखिए, ये आपका अभिकारक हो गया, मैं आप इसके पहले समझाया हूँ कि यह आपका अभिकारक हो गया और यह पूरा अभिक्रिया हो गया। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो यह प्राप्त पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, यह पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद। ठीक, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। ठीक, प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट। फिर से एक बार समझिए, जो प्रतिफल या उत्पाद आखिर है क्या। तो देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह H2 + O2 आपका अभिकारक है, यानी कि रिएजेंट है,
और यह तीर का निशान है। इसके फलस्वरूप इस दोनों के बीच अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गई होगी। अब यह भी बात नोट कर लीजिए, नोट जिस तरह उसमें नोट किए थे कि प्रतिफल को प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद को तीर चिन्ह इस तीर चिन्ह के कहाँ लिखाता है? दाईं ओर लिखाता है, दाईं ओर। प्रतिफल और उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। ध्यान से समझिए, यह एक मैं पक्ष बना दिया कि दायां पक्ष यह है, तीर चिन्ह के उधर वाला दायां पक्ष और इधर वाला बायां पक्ष। तो जो आपका अभिकारक था वह तीर चिन्ह के बायां पक्ष था, बाईं ओर था, और यह जो आपका प्रतिफल है यह तीर चिन्ह के किस ओर है? दाईं ओर है, यानी कि दायां पक्ष में है। ठीक, तो यह नोट पॉइंट है कि अभिक्रिया में जो तीर चिन्ह होता है, तीर चिन्ह के बाईं ओर आपका उत्पाद होता है और तीर चिन्ह के दाईं ओर आपका प्रतिफल, सॉरी, तीर चिन्ह के यहाँ तीर चिन्ह के बाईं ओर आपका क्या होता है? अभिकारक होता है। उसमें उत्पाद में बोल दिए थे, हम बोल दिए थे उत्पाद, उसको माफ कीजिएगा। तीर चिन्ह के आपका जो बाईं ओर है वह अभिकारक है और दाईं ओर आपका क्या है? प्रतिफल है। नोट पॉइंट है यह, क्या नोट पॉइंट क्या है? तो तीर चिन्ह के बाईं ओर, तीर चिन्ह के बाईं ओर आपका क्या होता है? अभिकारक होता है, और तीर चिन्ह के दाईं ओर आपका क्या होता है? तीर चिन्ह के दाईं ओर उत्पाद या प्रोडक्ट या आपका प्रतिफल होता है। यह आपको समझने के लिए एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा आप लोगों को समझा दिया हूँ। आप लोग कहीं भी इसको देखिएगा तो पता कर लीजिएगा ना कि कौन आपका अभिकारक है, कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा, उसको समझ जाइएगा कि वह एक तरफ आपका अभिकारक है और एक तरफ आपका प्रतिफल है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अभिक्रिया के बाईं ओर आपका अभिकारक होता है और जो दाईं ओर होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं ज़रा आगे चलता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ। ठीक, मैं सभी को परिभाषा एवं नोट पॉइंट के थ्रू आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। एकदम वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो में आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, देखिए अब एक और यहाँ पर आता है, एक और परिभाषा यहाँ पर आता है, क्या? रासायनिक समीकरण। यहाँ पर चैप्टर का नाम रहना चाहिए ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, मैं क्या बताने जा रहा था? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, आखिर रासायनिक समीकरण है क्या? मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसे किसके द्वारा, मतलब कैसे इसको हम कहेंगे कि कौन रासायनिक समीकरण है, कौन रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, क्या इसको कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ रासायनिक समीकरण एकदम ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को एकदम बेसिक से एकदम आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक, देखिए आप लोग ऊपर पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, आगे पढ़े थे क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना या व्यक्त करना, प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक इक्वेशन यानी कि समीकरण, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए रासायनिक समीकरण आखिर है क्या? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया था कि विभिन्न अवस्थाओं में जब पदार्थ एक दूसरे या स्वयं मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है और वह पदार्थ का गुण दूसरे पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह मैं आगे पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण है जिसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए मैं इसको जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ, ठीक। देखिए वही एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो परिणाम स्वरूप जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ध्यान से समझिए, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, उदाहरण लिया हूँ कि जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। मैं इसके पहले एग्जाम्पल दिया था ना, H2 + O2 बना देता है क्या? जल, H2O, ठीक। तो वो जो फॉर्म था वही फॉर्म को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए वही फॉर्म यहाँ पर उतारेंगे। क्या कर रहा है? यह जो आपका हो गया, यह क्या हो गया? एक प्रकार का यह क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए कह रहा है। तो क्या है यह? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो परिणाम स्वरूप जल प्राप्त होता है। इतना लिखना रहता है इसे। और हमें इसे यदि और सूक्ष्म रूप में चाहें कि और छोटा रूप में एकदम सीधा लिख दें, शॉर्ट में लिख दें, तो रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल होगा। तो देखिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या कर रहा है कि जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो परिणाम स्वरूप जल प्राप्त होता है। तो देखिए हाइड्रोजन तो क्या कर रहा था कि उनके सूत्रों अथवा संकेतों, तो हाइड्रोजन का आप लोग पढ़े हैं कि संकेत क्या होता है? एच होता है, उसे एच द्वारा सूचित करते हैं। और ऑक्सीजन का संकेत ओ होता है, उसे ओ द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक। और यह जब भी रहता है तो अपने आणविक रूप में रहता है अभिक्रिया में, तो इसको अभी आणविक रूप में रहता है तो यहाँ पर H2 लगा दिया। क्या हो गया? आणविक रूप में। अगर सिंगल रहता तो वह तत्व रहता। यह क्या हो गया? अणु। अब देखिए किसके साथ कह रहा है? एक दूसरे के तथा ऑक्सीजन यानी कि O2, यह भी आणविक रूप में रहता है। एक दूसरे के साथ क्या किया? अभिक्रिया किया, परिणाम स्वरूप क्या बना दिया? जल।
अब देखिए यहाँ पर सूत्र आ जाता है। तो जल का सूत्र क्या होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है जल का, H2O। क्या, H2O। H2O क्या हो गया, H2O। तो कह ही रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मान लिया जाए कि यह आपका दिया हुआ एक रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, तो इसको सूत्र अथवा संकेत के माध्यम से शॉर्ट में आप लिख दिए तो यह क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो फिर से इसको पढ़ लीजिए कि जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हुआ ना, हाइड्रोजन जुट प्लस ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या किया, अभिक्रिया किया, तो परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जल की प्राप्ति हुआ। क्या बना, जल बना। तो यहाँ पर संकेत का इस्तेमाल हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और यहाँ पर जल का क्या हुआ, सूत्र का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फिर से इसको जरा सा समझा दे रहा हूं मैं, इसको और सूक्ष्म रूप से लिख सकते हैं आप। यह देखिए, इसको रासायनिक अभिक्रिया में देखिए कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, फिर से समझिए, हाइड्रोजन, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आता है, हाइड्रोजन प्लस क्या, ऑक्सीजन, क्या बना दिया, जल। ये आपका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ये आपका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए दोनों में अंतर समझिए। ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है तो इस प्रकार से हम लिख देंगे तो यह हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए मैंने हाइड्रोजन को किससे लिखा था, H2, ऑक्सीजन को क्या लिखा था, O2, और ये आपका तीर का निशान, और जल को क्या लिखा था, H2O। तो यह जो आपका हो गया सूत्र अथवा संकेत के माध्यम से जो हम लिख दिए, शॉर्ट में लिख दिए, वह आपका हो गया रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक बार आपको स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन यदि इस फॉर्म में हम लिखते तो यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इस फॉर्म में लिखते तो यह क्या है, रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण, समीकरण है। रासायनिक क्या है, समीकरण है, क्योंकि सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक, और यहाँ पर तो शब्दों में लिख दिया गया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देता है, तो जल बना देता है। और इसको यदि हमको कहेगा कि रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखिए तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का देखेंगे कि सूत्र होता है कि संकेत होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है, क्या होता है, तो H2। ऑक्सीजन का संकेत हम लोग O2, जैसे O होता है उसका भी H होता है, परंतु अभिक्रिया में यहाँ आपको आणविक फॉर्म में यूज होगा। ठीक, हाइड्रोजन का क्या यहाँ पर लिखा है, H2 और O2। अब जल का देखेंगे कि जल का संकेत होता है कि सूत्र होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। यह क्या हो गया, H2O। दो संकेत मिलकर क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर H2O हो गया, जल का सूत्र हो गया H2O। इसका क्या इस्तेमाल हुआ, संकेत, संकेत, और ये आपका हो गया क्या, सूत्र। ठीक, ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यह। हो गया, अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल एक ले लिया, यह आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, और इसे हम जब उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिए तो आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर में हम
आपको रासायनिक समीकरण और उसके प्रकार के बारे में जिक्र करूंगा। ठीक, देखिए रासायनिक समीकरण में पढ़ा रहा था, टॉपिक क्या था अभी भी फिलहाल वाला, अभी मैं क्या पढ़ाया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में बताया था ना अभी कि उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से अभिक्रिया को यदि दर्शा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, आपका रासायनिक समीकरण हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए, अब रासायनिक समीकरण लिखने, एकदम शुद्ध लिखने के लिए आपको बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है। कौन कौन चीज़ की, तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य, आखिर रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, हम कैसे उसको लिखें, फिर कैसे वाली बात आ जाता है कि कैसे हम लिखें। अभी तो मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाया और उसे हम एकदम यह समझाया था एकदम 100% सही कैसे बनेगा हमारा रासायनिक समीकरण, तो वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला देखिए कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम लोग को क्या क्या आवश्यकता है। देखिए पहला आपका देखिए, पहला देखिए रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या करने के लिए, लिखने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया में, किसमें, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या, भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद, नहीं सॉरी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या आपका होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, क्या, कारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद का सूत्र या संकेत, क्या हो, ज्ञात हो, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्र या संकेत हम लोगों को पता हो। ठीक, पता हो। आप देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पर आपका है अभिक्रिया में जो रासायनिक समीकरण के लिखने के लिए मैं बताया कि सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद के सूत्र या संकेत की आवश्यकता है। अब देखिए दूसरा क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद या इसको क्या कर सकते हैं, प्रतिफल। ठीक, उत्पाद को उनके अवस्था द्वारा, किसके द्वारा, अवस्था द्वारा क्या हो, प्रदर्शित ठीक, प्रदर्शित हो। अब देखिए, अब तीसरा एक और पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण में, अब जो आप समीकरण को लिख दिए अभिक्रिया में जो आप लिख दिए उसको सूत्र अथवा संकेत के माध्यम से, तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब समीकरण को देखिए, रासायनिक समीकरण को उनके क्या,
रासायनिक समीकरण को संतुलित कर, इन तीनों पॉइंट को हम लोग उपयोग कर रासायनिक समीकरण को एकदम 100% सत्य बना सकते हैं। कितने प्रतिशत? 100% सत्य बना सकते हैं। देखिए, पहला है आपका रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद का सूत्र या संकेत ज्ञात हो। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके अवस्था द्वारा प्रदर्शित हो, यानी कि व्यक्त हो, उनकी अवस्था द्वारा क्या हो, व्यक्त हो या प्रदर्शित हो। तीसरा आपका देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो तब जाके पूरा रासायनिक समीकरण 100% सत्य कहलाएगा। यानी कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए मतलब आवश्यक तथ्य इतना है, और इसको जब आप पूरा कर दीजिएगा जब समीकरण 100% सही हो जाएगा। कितना परसेंट? 100% सही होगा। इसलिए इन तीनों का उपयोग कर हम समीकरण को एकदम अच्छा क्या, एकदम 100% सही बना सकते हैं, 100% सही बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपका वर्ड है संतुलित कर, इसको जरा सा मैं समझाऊंगा। इसके लिए मैं एक लेक्चर बनाऊंगा किस तरह समीकरण को संतुलित किया जाता है, और बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा किस तरह रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि संतुलित किसे कहते हैं, असंतुलित किसे कहते हैं, बैलेंस, और एक होता है अनबैलेंस, किसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस समीकरण। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस 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 बैलेंस। ये क्या है, संतुलित कर, यानी कि अभिक्रिया को एकदम बैलेंस कर, यानी कि दोनों पलरा जो है दोनों तरफ समान होना चाहिए, घट बढ़ नहीं होना चाहिए, एकदम समान होना चाहिए पलरा। तराजू का पलरा आप लोग देखे हैं ना, उस तरह से एकदम समान होना चाहिए, तभी संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। ठीक, तो मैं संतुलित समीकरण करने के लिए आप लोगों को एक लेक्चर बनाऊंगा, एक विशेष लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को संतुलित कैसे करें समीकरण को, और आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, इसके मतलब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस समीकरण के बारे में, आखिर संतुलित समीकरण है क्या, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक, देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर, देखिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वही वाला लेता हूँ एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ड्रोजन। इसको मैं मिटा कर एग्जाम्पल लेता तो और अच्छा रहता। देखिए इसको ही मिटा कर अगर मैं लेता तो और अच्छा रहता। एक एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूँ, हाइड्रोजन, अच्छा रहता। अच्छा, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ, मिटाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन मैंने कहा, एक एग्जाम्पल दिया था ना कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो वही मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन। थोड़ा देर और मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक और लेक्चर लेके आऊँगा। मैं कहा अभी संतुलित करने के लिए आखिर किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित करें, ठीक, एकदम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर है आपका, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या बना दे रहा है, जल। ठीक, क्या बना दे रहा है, जल। अब देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण बनाने के लिए यानी लिखने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, तो मैं बताया था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कौन होता है, तीर चिन्ह के जस्ट किस ओर, बाईं ओर, किस ओर, तो बाईं ओर। तो बाईं ओर कौन है, ये है बायां पक्ष, ये है आपका दायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, और ये है आपका बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक, ये क्या है आपका दायां पक्ष है, और ये क्या है आपका बायां पक्ष है।
ठीक। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो अब मैं एग्जाम्पल एक दिया था, उससे आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं। हाइड्रोजन को आखिर किससे सूचित करते हैं, तो हाइड्रोजन को सूचित करते हैं हम H2 से, ठीक। और ऑक्सीजन को भी यहाँ पर O2 से सूचित करते हैं। और जल बन गया, तो जल को का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक हो गया। अब देखिए इतना हो गया कि हम उसको प्राप्त उत्पाद कौन है, जल हो गया उत्पाद, तीर चिन्ह के कौन साइड, तीर चिन्ह के एकदम दायां साइड, और बायां साइड जो होता है अभिकारक होता है। तो अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्र और संकेत के माध्यम से लिख दिए, ठीक। अब दूसरा क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके अवस्था द्वारा प्रदर्शित करें। आखिर इसका अवस्था क्या है, तो देखिए मैं बताया था हाइड्रोजन का अवस्था क्या है, हाइड्रोजन की अवस्था क्या है बताइए। हाइड्रोजन की अवस्था क्या है, तो हाइड्रोजन की अवस्था आपका G है, यानी कि गैस है, ठीक, गैस है। हाइड्रोजन की अवस्था गैस है, ठीक। हाइड्रोजन की अवस्था गैस है। और ऑक्सीजन की अवस्था क्या है, ऑक्सीजन की अवस्था आपका है, ऑक्सीजन की अवस्था भी गैस है। और जल की अवस्था क्या है, जल की अवस्था क्या है, जल की अवस्था आपका लिक्विड यानी कि द्रव है। तो यहाँ पर हम अभी 2 स्टेप को पूरा किए हैं समीकरण के लिए। अब एक और स्टेप बाकी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर, यानी कि संतुलित करके इस समीकरण को पूरा एकदम 100% सही बना सकते हैं। तो देखिए संतुलित अब आखिर कैसे करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ उसका, उसके बाद मैं एकदम बेसिक से एकदम मतलब उसको प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को अगली वीडियो में, अगली लेक्चर में आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से संतुलित कैसे करें इसके बारे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक। देखिए हाइड्रोजन, देखिए पहले इसमें संख्या को गिना जाता है कि संख्या आखिर किस और तत्व का कितना संख्या और किस और तत्व का कितना संख्या है, ठीक, किस और कितना संख्या और किस और कितना संख्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन की, देखिए संख्या कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पर इस पक्ष में देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक। ये दोनों तो बैलेंस है, यानी कि संतुलित है, दोनों दोनों समान है, दोनों तरफ समान है, ठीक, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या समान है। अब ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि यह समान नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन जो है यह दोनों तरफ, यानी कि यह संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, यह क्या है, अनबैलेंस है। तो इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस कैसे करें इसे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है कि आखिर हम किस और कितना संख्या लिखें कि वह दोनों दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो देखिए यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाता है, तो फिर इधर भी 2 लिखना होगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यानी कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए देखिए 2 यहाँ पर यदि हम लिखते हैं हाइड्रोजन के आगे, तो 2 दूना 4, एच के गुना यहाँ पे गुना में है, यानी कि ये अणु है ना, तो 2 है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक, एच के गुणन में है यहाँ गुना में। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, तो जब यहाँ 2 आप लगाए तो देखिए कि हम कैसे मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 करें, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा ना, गुणज हाइड्रोजन के गुणज 2 में लगा दिया तो 4 हो जाएगा ना, यस हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा, इसलिए इसलिए देखिए हम इसको फिर से गिनेंगे कि अब देखिए समान होता है कि नहीं, दोनों दोनों तत्वों को मतलब संख्या समान होता है कि नहीं। तो देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है कि नहीं, देखिए यहाँ पर 2 पूरा का इंटू में है, यानी कि ये पूरा का है 2, ठीक। इसको कोष्ट नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कह दिया, मैं समझाने के लिए कह दिया, इसको कोष्ट नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पर 2 है, तो 2 पूरा जल का है, पूरा जल के आगे हम लगा दिए 2, तो हाइड्रोजन का भी हो गया 2, ऑक्सीजन का भी हो गया 2, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इधर हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है आपका, यह क्या हो गया, संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है।
ये आपका जो समीकरण हुआ यह 100% आपका सत्य समीकरण हुआ, 100% सत्य हुआ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी लगी होगी और यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छी तरीक़ा से समझ में भी आया होगा। और अगली लेक्चर में मैं आप लोगों को एकदम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इसको जरा सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग अब देखिए हो गया आज की क्लास एकदम लेक्चर केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कीजिएगा भी, और यह भी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बहुत समझ में आया होगा। और आप लोग इस जो मैं आज वीडियो पढ़ाया इसमें से यदि किसी तरह का प्रश्न आप लोगों से यदि क्रिएट किया जाए, पूछा जाए, तो आप लोग उसका उत्तर एकदम सटीक एकदम अच्छे तरीके से दे दीजिएगा, यह मेरा उम्मीद है। आप लोगों को मैं विशाल कुमार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक। आज के लिए